मैंने भूत छाया मुखौटा प्राप्त करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि निंजा सेना को बुलाकर शियाहुआ को बांध लाया। इसके बाद कमरे में जमकर टेबल गेम खेलने लगा। वजह यह थी कि मैंने मुखौटा पाने के कुछ ही सेकंड बाद शियाहुआ ने उसे चुरा लिया था। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे हंसी आई, क्योंकि यह भूत छाया मुखौटा केवल दूसरों को पहनाया जा सकता है और मैं पहनने वाले की प्रतिभा और क्षमताएं हासिल कर सकता हूँ। और अगर कोई इसे 24 घंटे से ज्यादा पहन ले तो वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। इसी समय जब लिंगशी ने मुखौटे को छुआ तो एक भयावह शक्ति ने उसे तुरंत घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वह अनंत अंधकार में डूब गई हो। उसकी आंखें अचानक शून्य हो गईं और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, उठाओ इसे पहन लो। लिंगशी ने हैरानी से मुखौटे को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि खजाना खोजने वाले ने मुझे यहाँ आने का संकेत दिया था। यहाँ तो सबसे उच्च स्तर का सुनहरा खजाना है। अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं कल की परीक्षा जरूर पास कर जाऊंगी। यह सोचकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, माफ करना जियांग युयांग, अगर मौका मिला तो मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगी। इतना कहकर वह खिड़की से कूदकर भाग गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह मुखौटा जरूर पहनोगी और 24 घंटे बाद तुम्हारी एस ग्रेड प्रतिभा मेरी होगी। इस समय लिंगशी घबराई हुई सड़कों पर दौड़ रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। यह उसकी जिंदगी में पहली चोरी थी। उसने हाथ में पकड़े मुखौटे को देखा और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। मैं इस मुखौटे की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करूंगी, तभी इस दिव्य वस्तु का अपमान नहीं होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। पिताजी देखिए, मैं ही लिंग परिवार की सबसे योग्य उत्तराधिकारी हूँ। जैसे ही उसने मुखौटा पहना मेरे शरीर में एक भयानक शक्ति जाग उठी। उसी समय मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको ब्लैक शैडो आर्मी की प्रतिभा प्राप्त हुई है। एस ग्रेड खजाना खोजने की क्षमता और जनरल निंजा की शक्ति, आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ गई हैं और आपको थोड़े समय के लिए छाया में कूदने की शक्ति भी मिली है। ये सुनकर मैं कल की परीक्षा के लिए उत्साहित हो गया। अगली सुबह मैं जल्दी ही परीक्षा स्थल पर पहुंच गया। भीड़ में लिंगशी को देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। वाकई एक ही रात में इसने मुखौटे को पूरी तरह समझ लिया। एक बार पहनने के बाद यह मुखौटा हटाया नहीं जा सकता, लेकिन पहनने वाला अपनी शक्ल बदल सकता है। लगता है इस लड़की को इसका सही इस्तेमाल करना आता है। तभी कुछ लड़कियां गुस्से में लिंगशी की तरफ बढ़ी। उनमें उसकी दुश्मन जियांग यीरुओ भी थी। अरे ये तो हमारी लिंग बेवकूफ है। सुना है तुम्हें सबसे बेकार सपोर्ट टैलेंट मिला है, कितना दुखद है। चाहो तो हम तुम्हें पास करा दें, लिंगशी ने ठंडे स्वर में कहा। दफा हो जाओ। यह सुनकर जियांग यीरुओ का चेहरा सख्त हो गया। तुम जैसी बेकार मुझसे ऐसा बोलती हो, मरना चाहती हो। अगले ही पल उसने हवा में हाथ घुमाया और एक चमकदार भाला प्रकट हो गया। लगता है तुम्हें इस दुनिया के असली नियम सिखाने होंगे। दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको। विभागाध्यक्ष हु फेंक वहाँ आ गए। अकादमी में लड़ाई मना है। जब तुम परीक्षा के गुप्त क्षेत्र में जाओगे तब जो करना है करो। जियांग यीरुओ ने अनिच्छा से भाला वापस लिया और बोली, जी सर। जाने से पहले उसने लिंगशी की तरफ गला काटने का इशारा किया। अंदर जाकर देखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लिंगशी की आंखों में हत्या की झलक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चली गई। हु फेंक ने उसकी पीठ को देखते हुए आह भरी। इतनी अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद अफसोस। फिर उन्होंने जोर से कहा, सभी छात्र ध्यान दें, प्रतिभा जागृत होना सिर्फ पहला कदम है, असली चुनौती आगे की यात्रा है। अब मैं घोषणा करता हूँ कि परीक्षा शुरू होती है। जो छात्र आत्मविश्वासी हैं वे अकेले जा सकते हैं, लेकिन याद रखो जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। जल्द ही सभी ने अपनी अपनी टीम बना ली। केवल 2 लोग बचे, एक लिंगशी और दूसरा मैं। हु फेंक मेरे पास आए। तुम वही जियांग युयांग हो जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है। मैंने सिर हिलाया। जी सर, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम योद्धा बन चुके हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। ये सुनकर उनका चेहरा सख्त हो गया। न योद्धा न कोई प्रतिभा, तुम यहाँ मरने आए हो। भीड़ में हलचल मच गई। एक साधारण इंसान भी अंदर जाएगा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। सर, मुझे अपने आप पर भरोसा है, कृपया मुझे जाने दें। असल में मैं मन ही मन तय कर चुका था, चाहे कुछ भी हो मैं इस परीक्षा में जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहीं मुझे बीस्ट कोर मिल सकता है, जो कई दिनों की मेहनत के बराबर है। हु फेंक ने मुझे कुछ देर देखा और फिर हाथ हिलाया। ठीक है, जाना है तो जाओ। हर साल तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी टीम में डाल दूं, लेकिन अगर वे माने तो जिंदा लौटोगे या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर चुप रह गया। कुछ ही देर बाद गुप्त क्षेत्र का विशाल दरवाजा खुला। हु फेंक ने आखिरी बार चेतावनी दी, अंदर जाकर जंगल के केंद्र में मत जाना, सिर्फ बाहरी क्षेत्र के जानवरों को मारना। उन्हीं के शरीर में सेंसर होंगे और तुम्हारे अंक दर्ज होंगे। इस बार पहले स्थान का इनाम है एक निम्न स्तरीय रहस्यमयी तकनीक। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। लिंगशी के चेहरे पर उत्साह की लाली छा गई। मैं जरूर जीतूंगी, आखिरकार इसे पाना ही था, क्योंकि मेरे घर में केवल एक ही रहस्यमयी शुआनजी तकनीक की किताब है, जिसे मेरे पिता खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक कि मैं उनकी बेटी होकर भी उसे सीखने की पात्र नहीं हूँ। और इस रहस्यमयी तकनीक की खबर ने मुझे भी हैरान कर दिया, क्योंकि यह बेहद दुर्लभ शीर्ष स्तर का इनाम है। आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध प्रधान महाद्वीप पर प्रतिभा जागृत करने के अलावा तकनीकी ग्रंथ ही साधना की नींव होते हैं। इन्हें 6 स्तरों में बांटा गया है, फान, लिंग, शुआन, दी, तियन और शेन। सामान्य छात्र केवल फान स्तर की तकनीक ही सीख सकते हैं और बड़े घरानों के लोग भी अधिकतर लिंग स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। इसलिए शुआन स्तर की निम्न तकनीक का आना ही इतना बड़ा है कि लोग इसके लिए जान तक दे सकते हैं। मंच के नीचे छात्रों के अलग अलग भाव देखकर हु फेंक हल्का सा मुस्कुराए। बहुत अच्छा, लगता है सभी तैयार हैं, तो अब परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने कहा, सभी छात्र अपनी अपनी टीम बनाकर धातु के द्वार के अंदर जाने लगे। और तभी जब मैं अंदर जाने ही वाला था, हु फेंक ने अचानक आवाज दी, जियांग युयांग इधर आओ। मेरा कदम हवा में ही रुक गया। मैं तो चुपके से अंदर घुसने वाला था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ पल की झिझक के बाद मैं मुड़ गया।
गया। हू फेंक ने पास खड़े 3 लड़कों और 2 लड़कियों की ओर इशारा किया। ये लोग तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हैं, इनके साथ जाओ। मैंने दूर खड़े उन लोगों को देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में सिर्फ एक आह भर सका। हू फेंक के सामने मना करना सही नहीं था, सोचा अंदर जाकर बात करूंगा। उनमें से एक थी स्कूल की सुंदर लड़की हू टिंगटिंग, जो लिंगसी के बराबर मानी जाती थी और मेरी क्लासमेट भी थी। दूसरा था तियानवु अकादमी का सबसे हैंडसम लड़का ली चाओ हुआ, जिसने कल ही एस ग्रेड आक्रमण प्रतिभा जागृत की थी और पूरे कॉलेज को चौंका दिया था। बाकी 3 लोगों को मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही हम परीक्षा क्षेत्र में पहुंचे, उनमें से एक मोटा लड़का ये जियानेंग मुझे निकालने की बात करेगा। भाई, इस लड़के का क्या करें? क्या सच में हम इसे साथ लेकर चलेंगे? तभी दूसरी लड़की वांग यूएजवे ने तुरंत कहा, इसे निकाल दो। अगर टिंगटिंग के अंकल बीच में न आते तो कौन इस बेकार को टीम में लेता। उनकी बातें सुनकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि हू टिंगटिंग ने सख्त आवाज में उन्हें रोका। बस करो, हू सर मेरे अंकल हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग बदतमीजी करो। फिर उसने मेरी ओर देखा। जियांग युयांग, तुम टीम में रहो, तुम्हारी सुरक्षा मैं संभालूंगी, इनकी जरूरत नहीं। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मशहूर ठंडी सुंदरता मेरे लिए खड़ी होगी, लेकिन मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर हिलाया, नहीं धन्यवाद, मैं पहले से ही अकेले जाने का सोच चुका हूँ। यह कहकर मैं विपरीत दिशा में चल पड़ा। जंगल में घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि आसपास का तापमान काफी कम हो गया है, लेकिन 13 रक्त ऊर्जा वाले मेरे लिए इसका कोई खास असर नहीं था। कुछ ही देर बाद मेरे हाथ का सिल्वर रिंग हल्का हल्का बीप करने लगा। यह पास में किसी दानव जानवर की मौजूदगी का संकेत था। मेरी आंखें चमक उठी। अभी मौका सही है, यहाँ भीड़ नहीं है, अब मैं ब्लैक शैडो आर्मी को आजमा सकता हूँ। मैं धीरे धीरे संकेत के अनुसार आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद मुझे एक लाल रंग का विशाल जानवर दिखा जो खा रहा था। जैसे ही मैं कुछ करने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, लक्ष्य को मार गिराया गया, एक डार्क पॉइंट मिला। यह आवाज 5 बार गूंजी। मैं हैरान रह गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये कैसे मर गया? और ये 5 डार्क पॉइंट किस काम के हैं? तभी वह जानवर जोर से दहाड़ा। मैंने तुरंत ब्लैक शैडो आर्मी को बुलाया। अंधेरे से लंबे लंबे साए उभरने लगे। मैंने एक निंजा को आदेश दिया, जाओ उस रेड फ्लेम टाइगर से लड़ो। निंजा तुरंत हरकत में आया। उसने 3 छोटे ब्लेड सीधे टाइगर की नाक में घोंप दिए। टाइगर गरजा, लेकिन तभी निंजा हवा में कूदकर उसकी ओर तलवार से हमला करने लगा। टाइगर ने जवाबी हमला किया, लेकिन निंजा गायब होकर उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गया और एक बार में खून की धार बह निकली। हैरानी की बात यह थी कि खून तलवार में समा गया। मैंने महसूस किया, ये ब्लैक शैडो आर्मी वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। ये और भी ताकतवर है और इसमें खून चूसने की क्षमता भी है। हर बार जब टाइगर हमला करता, निंजा धुएं में बदलकर गायब हो जाता और दूसरी छाया में फिर से प्रकट हो जाता। टाइगर उसे छू भी नहीं पाया। आखिरकार निंजा ने एक वार में उसका गला चीर दिया। तभी सिस्टम की आवाज आई, लक्ष्य मारा गया, एक डार्क पॉइंट मिला। मेरी आंखें चमक उठी। तो जीवों को मारने से डार्क पॉइंट मिलते हैं, तो पहले के 5 पॉइंट शायद लिंक्सी ने कमाए होंगे। मतलब कोई और मेरे लिए पॉइंट कमा रहा था। मैंने तुरंत सिस्टम खोला, देखा कि 1000 रास्तों वाला बटन अब लकी ड्रॉ में बदल गया है। पहली बार ड्रॉ करने के लिए 100 डार्क पॉइंट चाहिए और मेरे पास सिर्फ 6 हैं। मतलब मुझे 94 और जीव मारने होंगे। मैंने सिस्टम बंद किया और टाइगर के पास जाकर सिल्वर रिंग से उसकी हत्या दर्ज की। फिर उसका पंजा काटकर एक क्रिस्टल निकाला और निगल लिया। तुरंत मेरे शरीर में गर्मी फैल गई। मैंने तुरंत बेसिक साधना तकनीक चलाकर ऊर्जा को नियंत्रित किया। 15 मिनट बाद मैंने रिंग देखी। मेरा रक्त स्तर 13 से बढ़कर 14 हो गया था। मैं मुस्कुराया, अच्छी शुरुआत है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फिर से ब्लैक शैडो आर्मी को बुलाया। हर बार 100 निंजा निकलो और जंगल के बाहर के सभी जानवरों को खत्म कर दो और उनके शव मेरे पास लाना मत भूलना। तुरंत सभी साए गायब हो गए। दूसरी तरफ हू टिंगटिंग की टीम अभी अभी एक कठिन लड़ाई जीतकर 3 भेड़ियों को मार चुकी थी। तभी एक साया आया और उनके सामने से उन जानवरों के शव गायब कर गया। उसी समय एक निंजा जंगल में दौड़ रहा था। उसकी पीठ पर एक भेड़िया बंधा था और दोनों हाथों में भी शव पकड़े हुए थे। 3 शिकार, मालिक जरूर खुश होंगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे और भी निंजा दिखे। जब उन्होंने देखा कि वह एक साथ 3 शव ला रहा है, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हम सब एक एक ला रहे हैं और ये 3 उठा रहा है, क्या खास बन रहा है? समय बीतता गया। मेरे सामने शिकारों का ढेर बढ़ता गया। निंजा हर बार शव लाकर रखते और फिर उनमें से मैंने सभी जानवरों के आत्मा क्रिस्टल जिंगपो को व्यवस्थित रूप से अपने सामने रख दिया और फिर वे फिर से शिकार खोजने चले गए। जब मैंने सामने रखे सभी आत्मा क्रिस्टल निगल लिए, तो मैं जंगल के खुले स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गया और बुनियादी साधना तकनीक लियन ची जुए चलाने लगा। पता नहीं यह मुखौटे की वजह थी या नहीं, लेकिन मैं बिना थके इन आत्माओं को अवशोषित कर पा रहा था और मेरा रक्त बल लगातार बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली और सामने फिर से जमा हुए जानवरों के ढेर को देखकर हंस पड़ा। ये किसी का साथ होना वाकई अच्छा है। अगर यह दृश्य दूसरे छात्रों ने देखा होता तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वे अभी भी जंगल में जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और मैं यहाँ बैठे बैठे ही पहला स्थान हासिल कर सकता था। मैंने उन शवों पर एक एक करके मुक्का मारा। हर बार मेरे हाथ की सिल्वर रिंग से साफ आवाज आती। कुल 29 जानवरों का शिकार दर्ज हुआ। सिस्टम की आवाज भी साथ में आई। डार्क वैल्यू कुल 29 अंक बढ़ी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, शवों को मारने से भी अंक मिल रहे हैं। क्या अकादमी का सिस्टम खराब हो गया है? तभी एक शैडो निंजा 3 भेड़ियों के शव उठाकर मेरे सामने आया। तभी मुझे समझ आया कि यह सब उसी का काम है। लेकिन निंजा की ताकत तो 13 से ज्यादा नहीं, फिर वह एक साथ 3 भेड़ियों को कैसे मार सकता है? मैं झुककर उन शवों की जांच करने लगा। जल्दी ही मुझे कुछ गड़बड़ दिखी। इन तीनों के घाव अलग अलग थे, यानी इन्हें अलग अलग लोगों ने मारा था। तभी मुझे समझ आया ये शिकार शायद दूसरे छात्रों ने किया था और निंजा ने बस मौके का फायदा उठाकर इन्हें उठा लिया। मैंने तुरंत सिर उठाकर निंजा को देखा। मेरी आंखों में आश्चर्य भर गया। ये परछाइयां सिर्फ लड़ती ही नहीं, बल्कि सहयोग करना और दूसरों का शिकार छीनना
शक्तियाँ भी जानती हैं। इनमें बुद्धि है और वो भी कम नहीं। इसी दौरान मुझे दूर से हल्की आहट महसूस हुई। मैंने हल्के से सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा। एक पेड़ पर कोई छिपा हुआ था और वह लिंगशी ही थी। वह शाखाओं में छिपकर मेरे शिकार को घूर रही थी। मेरे मन में ठंडी हंसी आई। मेरे शिकार पर नजर है, देखता हूँ तुम में कितनी ताकत है। मैं फिर से शवों में व्यस्त हो गया। जैसे जैसे शव कम होते गए, आखिरकार लिंगशी खुद को रोक नहीं पाई और शैडो आर्मी बुलाकर हमला करने लगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके पीछे खड़े एक शैडो निंजा ने उसे पेड़ से लात मारकर नीचे गिरा दिया। अगले ही पल वह जोर से मेरे सामने गिर पड़ी। मैंने उसकी हालत देखकर भौं उठाई। वाह क्या एंट्री है, लिंग बड़ी मजाकिया। लिंगशी ने ठंडी नजर से मुझे देखा। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देती हूँ। मुखौटा वापस दे दो और मुझे मां कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे? लिंगशी ने ठंडी हंसी हंसी और हाथ उठाया। तुम्हें अपनी मौत का अंदाजा नहीं है। शैडो आर्मी बाहर आओ। उसके आदेश के साथ ही काले साए चारों तरफ फैल गए और पूरा मैदान भर गया। वह ठंडी आवाज में बोली, अब बताओ किसके पास बढ़त है? मैंने उन निंजाओं को देखकर हंसते हुए कहा, दिलचस्प। लिंगशी, तुम मेरी सेना से मुझे ही हराना चाहती हो? क्या यह मजाक नहीं है? उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? उसे मारो, अभी मारो। लेकिन कोई भी निंजा हिला तक नहीं। सभी वहीं खड़े रहे जैसे उसके आदेश का कोई मतलब ही नहीं। लिंगशी घबरा गई। मैं आदेश देती हूँ, उसे मारो। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं हंस पड़ा। अजीब लग रहा है ना? जानते हो क्यों? अगर तुम अंधकार की रानी हो तो मैं उनका भगवान हूँ। बताओ क्या कोई अपने भगवान पर हमला करेगा? लिंगशी की आंखें फैल गईं। मैंने धीरे से कहा, इसे पकड़ लो। तुरंत उसके पीछे खड़े निंजा हरकत में आ गए और उस पर टूट पड़े। लिंगशी चिल्लाई, तुम लोग पागल हो गए हो? मैं ही मालिक हूँ। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसे पकड़कर मेरे पैरों के सामने दबा दिया गया। मैंने उसका ठुड्डी पकड़कर कहा, जल्दी मत करो, 12 घंटे बाद तुम खुद मेरी वफादार बन जाओगी। वह गुस्से से मुंह फेर कर बोली, सपने देखो। मैंने ध्यान नहीं दिया और निंजाओं से पूछा, पास में कोई सुरक्षित गुफा है? 3 दिन की परीक्षा में मुझे ज्यादा से ज्यादा आत्मा क्रिस्टल चाहिए थे, इसलिए एक सुरक्षित जगह जरूरी थी। एक निंजा ने सिर हिलाया और रास्ता दिखाने लगा। मैंने लिंगशी को उठाया लेकिन वह छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। झाड़ियों से गुजरते वक्त उसकी स्कर्ट फट गई और उसकी सफेद टांगे नजर आईं। मैंने एक नजर डाली और चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद हम एक गुफा में पहुंचे। मैंने निंजाओं को आदेश दिया, कुछ पेड़ काटकर दरवाजा बनाओ और सभी शिकार यहाँ लाओ। कुछ को मैंने पहरे पर भी लगा दिया। कुछ ही देर में एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा बन गया। मैंने उसे गुफा के मुंह पर लगा दिया और अंदर अंधेरा छा गया। लिंगशी ने घबराकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वह चौंक गई। मैं उसकी ओर बढ़ा। कल रात तुमने कहा था ना, मौका मिला तो बदला चुकाओगी, अब सही समय है। वह सिहर गई। तो तुम जाग रहे थे? तुम्हें सब पता था? मैं हंस पड़ा। इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, और तुम्हारे इत्र की खुशबू इतनी तेज थी कि सोना मुश्किल था। वह घबरा गई। मैं गलती पर थी, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मैंने करीब जाकर कहा, मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है, और उसका हाथ पकड़ लिया। 2 घंटे बाद मैंने सोती हुई लिंगशी को देखा और ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला और देखा कि इन 2 घंटों में निंजाओं ने और भी शिकार जमा कर दिया था। जमीन पर शवों का ढेर लगा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर सब ठीक रहा तो आज ही मैं प्रथम स्तर के योद्धा में प्रवेश कर जाऊंगा। उधर हू टिंगटिंग की टीम वापस लौट रही थी। जैसे जैसे वे बाहर के पास पहुंचे, उन्हें और टीमें मिलती गईं और चारों तरफ गुस्से भरी आवाजें गूंजने लगीं। एक मजबूत छात्र चिल्ला रहा था, कौन है वो हरामी? कौन है वो कमीना जिसने मेरा शिकार भी चुरा लिया? अगर हाथ लग गया तो छोड़ूंगा नहीं। उसके पास खड़ा साथी तुरंत उसे शांत करने लगा। भाई, जो भी है हमारे ही अकादमी का होगा, देर सबेर पता चल ही जाएगा। बाकी छात्र भी गुस्से में बातें कर रहे थे। तुम लोगों का भी शिकार चोरी हुआ? मैंने अभी अभी एक जंगली बिल्ली मारी थी और पलट कर देखा तो लाश ही गायब। इन बातों से हू टिंगटिंग की भौहें और सिकुड़ गईं। एक के बाद एक टीम का शिकार चोरी हो रहा था। ये मामला अब साधारण नहीं लग रहा था। जैसे ही वे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले, हू फेंक तुरंत आगे बढ़े। टिंगटिंग, तुम ठीक हो? क्या तुम लोगों का सामना किसी शक्तिशाली जानवर से हुआ? हू टिंगटिंग की आंखों में हल्की उदासी आई और उसने पूरी घटना बता दी। यह सुनकर हू फेंक का चेहरा गंभीर हो गया। तुम सबका जिंदा लौटना ही बड़ी बात है। जाओ पहले अपने घावों का इलाज कराओ। तभी उनका फोन बजा। कॉल उठाते ही मॉनिटरिंग रूम से घबराई हुई आवाज आई, सर जल्दी आइए, गुप्त क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ ही मिनटों में हू फेंक मॉनिटरिंग रूम में पहुंचे। एक शिक्षक कांपती आवाज में स्क्रीन की ओर इशारा कर रहा था। देखिए, यह छात्र जियांग युयांग, इसने सटी साबन जानवर मार दिए। अकादमी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बिना स्तर वाला छात्र। हू फेंक ने तुरंत कहा, नामुमकिन। लेकिन स्क्रीन को ध्यान से देखने के बाद वह भी चुप हो गए। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली। अभी कुछ मत सोचो, मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। यह कहकर वह चले गए। दूसरी ओर गुप्त क्षेत्र में मैं लगातार जानवरों की आत्मा ऊर्जा अवशोषित कर रहा था और मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। अचानक एक जोरदार ऊर्जा मेरे आसपास फटी। मैंने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। यह है ची आत्मा। अब मैं आधिकारिक रूप से प्रथम स्तर का योद्धा बन चुका हूँ। अब मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और मेरी इंद्रियां भी तेज हो गई थी। मैं तो गुफा के अंदर हल्की सांसों की आवाज भी सुन सकता था। मैं गुफा के अंदर गया और देखा कि लिंगशी की आंखों के कोनों पर अभी भी आंसू थे। वह बोली, मुझे मार दो। मैंने उसके आंसू पोंछे। तुम तो मेरी पसंदीदा पेट हो और मुझे तुम्हारे साथ खेलना भी है। सिनोस, अगर तुम्हें मार दूं तो ये 3 दिन बहुत बोरिंग हो जाएंगे। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने गुफा के बाहर मांस भूनना शुरू कर दिया। सिस्टम खोला। डार्क वैल्यू अब 87 हो चुकी थी। आज रात के बाद ड्रॉ कर सकता हूँ। तभी एक आवाज आई। मैंने देखा लिंगशी भूखी नजरों से मांस को देख रही थी। मैंने उसे एक टुकड़ा दिया। खा लो। वह थोड़ी देर झिझकी, फिर खाने लगी। मैं मुस्कुराया। कितनी प्यारी है, एकदम छोटी पालतू की तरह। वह गुस्से से बोली, अगर जिंदा बच गई तो तुम्हें जरूर मारूंगी। मैं
मैं हंसा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अगर तुम मर गई तो मुखौटा भी गायब हो जाएगा और तुम्हारा परिवार भी मेरे लिए काम का है। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही असली सुरक्षा है। मुझे जल्दी से कोई मजबूत युद्ध कला सीखनी होगी। तभी लिंक्सी अचानक मेरे ऊपर झपटी, लेकिन मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी कलाई की रिंग देखी। 3, 2, वांट, समय पूरा। अचानक लिंक्सी रुक गई। मैं बोला, अब मुझे मालिक कहकर बुलाओ। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से खुद निकला मालिक। वह खुद ही चौंक गई। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, यह तुम्हारे द्वारा मुखौटा चुराने की सजा है, अब नाचो। वह मना करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर खुद ही नाचने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं बोर हो गया और सिस्टम खोला। अब डार्क वैल्यू काफी थी। मैंने कहा ड्रॉ। स्क्रीन चमकी और एक किताब सामने आई, शैडो ब्रीदिंग टेक्निक। यह रात में 5 गुना तेज साधना देती थी और छाया से ऊर्जा ले सकती थी। मैं तुरंत ध्यान में बैठ गया। दूसरी तरफ लिंक्सी अभी भी नाच रही थी। कुछ देर बाद उसे समझ आया, यह सच में सो रहा है। मैं यहाँ नाच रही हूँ और इसे फर्क ही नहीं पड़ता। वह थक कर टूट गई, लेकिन नाचती रही। सुबह होने तक मैंने आंखें खोली। मेरी शक्ति पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। मैंने देखा लिंक्सी अभी भी नाच रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं बोला, ठीक है, रुक जाओ। वह तुरंत गिर गई। वह रोते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से नाच रही हूँ? मैंने हंसकर कहा, अच्छा था, आगे भी मेहनत करो। अब मुझे सिर्फ एक चीज का इंतजार था, और ज्यादा आत्मा क्रिस्टल, ताकि मैं अपनी ताकत और बढ़ा सकूं।